प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी लेखा शास्त्र की दूसरी पुस्तक के पहले अध्याय का अंतिम भाग देखने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है अंश पूंजी का लेखांकन। इस अध्याय के पिछले 3 भागों में हमने अंश पूंजी अर्थात शेयर कैपिटल की बारीकियों को समझा है। वह जो पिछला भाग हमने देखा उसमें हमने कुछ विशेष परिस्थितियों में शेयर इशू यानी अंश जारी करने से जुड़ी हुई प्रविष्टियों को भी समझा। हमने देखा था कि कैसे जब एक कंपनी जितने अंश जारी करती है उसे उससे ज्यादा अंशों के आवेदन प्राप्त हो जाएं तो वह उस परिस्थिति में क्या करती है, उसके पास क्या विकल्प हैं, वह उन विकल्पों के अनुसार वह किस प्रकार की प्रविष्टियां करती है। हमने आपको बोला था कि अगले भाग में हम और भी कुछ ऐसी परिस्थितियां देखेंगे। तो आज के भाग में हम ऐसे कुछ चुनी हुई किंतु महत्वपूर्ण परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली परिस्थिति बच्चों आज हम लेंगे कि मान लीजिए एक कंपनी ने जितने अंश जारी किए हैं उसे उनसे कम आवेदन प्राप्त हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे और उसका क्या करेंगे। यदि कंपनी ने जितने अंश जारी किए उससे कम आवेदन मिलते हैं तो इसे हम अंशों का न्यून अभिदान के नाम से जानते हैं। बच्चों, ऐसी परिस्थिति में कंपनी को केवल एक चीज देखनी होती है कि सेबी अर्थात सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत में शेयर बाजार से जुड़े हुए सभी नियम कानून और दिशा निर्देश तैयार करती है, उसके दिशा निर्देश के अनुसार हर कंपनी जो जनता को शेयर जारी करती है उसके द्वारा जारी किए गए शेयर या अंशों की संख्या के 90% आवेदन उसे कम से कम प्राप्त हो जाने चाहिए। यदि कंपनी को 90% से भी कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो उसे जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उन सभी आवेदनों को अस्वीकार करके आवेदनकर्ताओं की राशि को वापस करना होता है। यदि आवेदन 90% हो चुके हैं, भले ही वो पूरे ना हुए हों, तो भी कंपनी उन आवेदनों के साथ आगे बढ़ सकती है और ठीक उसी प्रकार की प्रविष्टियां कर सकती है जैसे हमने पिछले भागों में देखा। अर्थात मान लीजिए एक कंपनी ने 1000 अंश जारी किए, 1000 का 90% अर्थात 900 अंशों के आवेदन उसे कम से कम चाहिए। मान लीजिए कंपनी को 950 अंशों के आवेदन प्राप्त हुए, तो क्योंकि उसने 90% की सीमा को पास कर लिया है, उससे पार कर लिया है, तो अब वह कंपनी साधारण प्रविष्टियों के साथ इन 950 आवेदनों को लेकर अपने लेखांकन के अंदर इसको दर्शा सकती है। तो अर्थात यह न्यून अभिदान की स्थिति बहुत ही सरल स्थिति है। सिर्फ इसमें यह देखना होता है कि 90% से कम आवेदन नहीं होने चाहिए। अगली परिस्थिति की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, अगली परिस्थिति है अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन। बच्चों, अधिमूल्य आप नाम से भी समझ सकते हैं कि जो एक अंश का मूल्य है जब कंपनी उससे अधिक मूल्य पर उसे जारी करती है। मान लीजिए 10 रुपए का अंश कंपनी 12 रुपए पर जारी कर रही है, 15 रुपए पर जारी कर रही है, तो मूल्य से अधिक पर जारी करना अधिमूल्य पर निर्गमन कहलाता है। इसे हम अंग्रेजी भाषा में सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रीमियम पर इशू करना भी कहते हैं कि कंपनी ने शेयर की कीमत से ज्यादा पैसे लोगों से मांगे हैं। ऐसा साधारणतः बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं जिनकी बाजार में एक अच्छी पकड़ व अच्छी पहचान है। उन्हें अपनी अंशों की कीमत से ज़्यादा कीमत भी जनता देने को तैयार रहती है, तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए अपनी मेहनत, अपनी जो उनकी गुडविल, जो उनकी एक पहचान बनी हुई है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए वो अपने अंशों की कीमत से ज़्यादा कीमत पर भी उन्हें जारी कर सकते हैं। इस अधिक राशि को, जैसा कि मान लीजिए 10 रुपए का अंश 12 रुपए में जारी किया गया, तो यह जो 2 रुपए की अधिक राशि है इसे हम अधिमूल्य के नाम से जानते हैं। कई बार इसे प्रतिभूति अधिलाभ के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, कंपनी अधिनियम के कुछ नियम कानून इस सिलसिले में बनाए हुए हैं, उसे हर कंपनी को मानना होता है। यदि कोई कंपनी प्रीमियम पर यानी अधिलाभ पर अंशों को जारी करती है तो उस प्रीमियम की राशि को उसे एक अलग खाते में सुरक्षित रखना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उस खाते को हम प्रतिभूति अधिलाभ या सिक्योरिटी प्रीमियम खाता कहते हैं। यह कंपनी के तुलन पत्र अर्थात बैलेंस शीट में समता व दायित्व शीर्षक के अंदर आरक्षित
व आधिक्य मद शीर्ष में, जिसे हम रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से भी जानते हैं, उस मद के अंदर दिखाया जाएगा, क्योंकि कंपनी उस प्रीमियम की, उस अधिलाभ की राशि को एक अलग खाते, एक अलग नाम से रखती है, आरक्षित करके रखती है, जिसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी प्रतिभूति अधिलाभ आरक्षित खाता भी कहते हैं। इसे आरक्षित करने का अर्थ यह हुआ कि कंपनी इस राशि को केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही उपयोग कर सकती है। इस राशि का उपयोग जिन परिस्थितियों में किया जा सकता है, उनमें से कुछ मुख्य परिस्थितियां इस प्रकार हैं कि यदि कोई कंपनी पूर्ण भुगतान बोनस अंश जारी कर रही है, यानी फुल्ली पेड बोनस शेयर, यानी कंपनी अपने शेयर धारकों, अंश धारकों को बोनस में यानी मुफ्त में शेयर दे रही है, तो उस मुफ्त में दिए गए शेयर का जो मूल्य है, उस मूल्य का भुगतान कंपनी इस आरक्षित राशि से कर सकती है। इसके अतिरिक्त कंपनी अपने प्रारंभिक व्ययों के अभिलेखन के लिए भी इस राशि का उपयोग कर सकती है। प्रारंभिक व्यय का अर्थ है जब एक कंपनी अपना पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करवाती है, उससे पहले जो उसको खर्चे उठाने पड़ते हैं, उन खर्चों को हम प्रारंभिक व्यय कहते हैं। उन खर्चों के अभिलेखन के लिए कंपनी इस राशि का उपयोग कर सकती है। इसके अतिरिक्त यदि कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को बट्टे पर यानी डिस्काउंट पर जारी करती है, तो उस बट्टे या डिस्काउंट की वजह से कंपनी को जो हानि या व्यय हुआ, उस व्यय या हानि को अपलिखित यानी कि राइट ऑफ करने के लिए, उसको खातों से हटाने के लिए भी कंपनी इस राशि का उपयोग कर सकती है। इसके अलावा यदि कंपनी अपने ही अंशों का क्रय कर रही है, यानी अपने अंशों को बाजार से वापस खरीद रही है, उस वक्त जो उसे राशि की आवश्यकता है, वहां भी वो इस राशि का इस्तेमाल कर सकती है। तो ये कुछ मुख्य परिस्थितियां हैं जहां पर कंपनी इस राशि का इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा इस राशि का इस्तेमाल और कहीं नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे एक आरक्षित राशि कहते हैं और उसे आरक्षित यानी रिजर्व करके रखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नाम के खाते में। तो बच्चों, अब प्रतिभूतियों के अधिलाभ का अर्थ हमने समझ लिया, हमने यह भी देख लिया कि उसको आरक्षित रखकर कहाँ उपयोग किया जा सकता है। अब एक उदाहरण की सहायता से हम देखते हैं कि जब कंपनी अधिलाभ या प्रीमियम पर अंश जारी करती है, तो उसका खातों में किस प्रकार प्रविष्टियों के साथ दिखाया जाता है। हमारे सामने एक उदाहरण है जिसमें जुपिटर कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपए प्रत्येक वाले 35,000 अंश 2 रुपए के अधिलाभ पर जारी किए। तो बच्चों, 10 रुपए का एक शेयर 2 रुपए के अधिलाभ यानी 12 रुपए पर जारी हुआ है। हालांकि प्रश्न हमें अधिकतर यह बताएगा कि यह 2 रुपए का अधिलाभ किस किश्त पर मांगा जाएगा, आवेदन पर, आवंटन पर, प्रथम या द्वितीय मांग आदि पर यदि प्रश्न में इससे जुड़ी जानकारी ना हो, तो हम स्वतः यह मान सकते हैं, हम खुद यह मान सकते हैं कि यह 2 रुपए आवंटन पर मांगे जाएंगे। हालांकि इस प्रश्न में हमारे सामने यह दिया गया है कि यह 2 रुपए का जो अधिलाभ है वह आवंटन पर ही मांगा गया है। ना भी दिया हो तो भी आप ध्यान रखेंगे कि आप इसे आवंटन पर ही मानते हैं। तो 10 और 2 12 रुपए में ये शेयर जारी हुए हैं, जिसमें से 3 रुपए आवेदन पर मांगे गए, 5 रुपए अधिलाभ के सहित मांगे गए हैं बच्चों। तो 5 रुपए अधिलाभ के सहित हैं, तो आप यहां ध्यान रखेंगे कि इसका अर्थ हुआ 3 + 2, यानी कि 3 रुपए तो अंशों की जो अंकित मूल्य है उसका हिस्सा है और 2 रुपए इसमें अधिलाभ का हिस्सा है। 3 और 5 8 रुपए यहां हो चुके हैं, बचे 4 रुपए। वो 4 रुपए प्रथम व द्वितीय मांग पर मांगे गए। अंशों का पूर्ण रूप से अभिदान हुआ, समस्त राशि को प्राप्त किया गया। कंपनी की पुस्तकों में इसकी हमें रोजनामचा प्रविष्टियां यानी जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है। अब आगे चलते हैं और इसके हल की तरफ नजर डालते हैं। पहली एंट्री बहुत सरल, हमने कई बार कर ली अब तक, कि जब हमें राशि प्राप्त होती है तो हम बैंक खाते को डेबिट करते हैं और अंश आवेदन खाते को क्रेडिट करते हैं। इस वक्त कंपनी ने 3 रुपए मांगे हैं और उसने 35,000 शेयर यानी अंश जारी किए हैं। तो 35,000 गुणा 3 यानी 1,05,000 रुपए हमारे पास आ गए। इस 1,05,000 रुपए को हमने अंश पूंजी खाते में भी डाल दिया। अगली एंट्री में हमने आवंटन की राशि मांगी, किंतु इस राशि में अधिलाभ की राशि भी सम्मिलित है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे कि हम आवंटन खाते को यहां पर डेबिट करेंगे। कुल राशि जो है आवंटन की वो 5 रुपए की है। 35,000 अंश यानी शेयर कंपनी ने जारी किए हैं, तो 35,000 गुणा 5 1,75,000 रुपए
आवंटन पर मांगे गए। लेकिन इस कुल राशि में से 2 रुपए प्रति अंश के अनुसार 70,000 रुपए बच्चों 2 रुपए प्रति अंश यानी 35,000 अंशों को 2 से गुणा करें तो 70,000 रुपए प्रतिभूति प्रीमियम यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम आरक्षित खाते में हम डालेंगे और बाकी की राशि अंश पूंजी खाते में आ जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो प्रीमियम है, जो अधिलाभ है, इसकी राशि को हम जिस किश्त पर, जिस मांग पर इसे मांगा गया है, उस वक्त इसे हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह की अतिरिक्त आय है। इसके पश्चात कंपनी को यह कुल राशि प्राप्त हो गई तो बैंक खाता डेबिट और अंश आवंटन खाता क्रेडिट हो गया। और फिर कंपनी ने प्रथम व अंतिम मांग इकट्ठा 4 रुपए की राशि मांग ली तो 35,000 अंशों पर 4 रुपए यानी 1,40,000 रुपए कंपनी ने मांगे, जो कि उसे बड़े आराम से प्राप्त हो गए। तो यहाँ सिर्फ ये सीखने वाली बात थी कि प्रीमियम का जो राशि है, उसकी जो राशि है, उसे हम जिस भी मांग पर मांगेंगे उसे हम यहाँ जैसे कि दिखाया गया उस तरह से उसे हम क्रेडिट करके दिखाएंगे। बच्चों अब आगे चलते हैं, हम अपनी अगली परिस्थिति को देखते हैं। अगली परिस्थिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति है, इसे हम अंशों के हरण के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, हरण का मतलब है फोरफीट यानी छीन लेना। ऐसा तब होता है जब कोई अंशधारक किसी किश्त जैसे कि आवंटन, प्रथम मांग या द्वितीय मांग आदि की राशि को मांगने पर, समय देने पर भी वो उसे नहीं चुका पाता और कंपनी उसे एक निश्चित समय अवधि की सीमा बताकर बोलती है कि इस निश्चित समय तक उसे वह राशियां देनी है। यदि बार बार बोलने पर भी कोई अंशधारक वह राशि नहीं दे रहा है तो कंपनी उसके अंश उससे छीन लेती है, उससे वापस ले लेती है। ठीक है, क्योंकि उसने कंपनी के मांगने पर भी वह राशि उसे नहीं दी तो कंपनी उस अंशधारक के अंशों को ना केवल छीन लेगी, उसका हरण कर लेगी, बल्कि उस अंशधारक ने जितनी भी राशि अभी तक दी है वह राशि भी कंपनी जब्त कर लेगी। ऐसे में जिस वक्त यह जब्ती या हरण किया जाता है उस वक्त हमें क्या प्रविष्टि करनी होती है? क्योंकि हम अंशों को अब हरण करके उन्हें कैंसिल कर रहे हैं, उन्हें खत्म कर रहे हैं, तो अब हम अंश पूंजी खाते को डेबिट करेंगे। जैसा हम जारी करते वक्त अंश पूंजी खाते को क्रेडिट करते हैं, अब हम उनको कैंसिल या खत्म कर रहे हैं तो हम उसे डेबिट करेंगे। तो हमारी प्रविष्टि में सबसे पहले अंश पूंजी खाता यहां पर डेबिट हो जाएगा। इसके पश्चात बच्चों क्रेडिट में हमें एक तो यह दिखाना है कि हमने कितनी राशि जब्त की, तो जो राशि हम जब्त करते हैं वो अंश हरण खाते के नाम से आती है। मान लेते हैं एक बहुत सरल उदाहरण कि एक अंशधारक के पास 10 रुपए राशि का एक अंश था, एक शेयर था, जिसमें से वह 6 रुपए दे चुका था और 4 रुपए उसे देने थे। तो 10 रुपए की जो कुल उसके अंश पूंजी की राशि है जो हमने उससे मांग ली थी, यह भी ध्यान रखना है आपको कि अंश पूंजी में यहां पर वह राशि हम लिखते हैं जिसे कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाता है, जिसे हमने मांग लिया था। ठीक है, कॉल्ड अप अर्थात इसे मांगा जा चुका था, मांगी गई राशि। तो ये जो मांगी गई राशि है, कुल राशि, यह अंश पूंजी खाते में डेबिट हुई। उसमें से जो राशि अंशधारक ने हमें दे दी वह राशि यहां पर अंश हरण खाते के नाम से आती है। यह कंपनी को प्राप्त हो चुकी राशि से दिखाई जाती है। और अन्य राशियां जो कि उस अंशधारक ने नहीं दी वो उनकी किस्तों के नाम के अनुसार हम एक एक करके क्रेडिट कर देते हैं। तो बच्चों, इस प्रविष्टि को आइए अब एक उदाहरण की सहायता से हम समझेंगे और देखते हैं कि इन परिस्थितियों में हमें किस प्रकार प्रविष्टियां करनी होती हैं। होंडा लिमिटेड ने 100 रुपए के 10,000 शेयर जारी किए, जिस पर राशि कुल इस प्रकार मांगी गई: 20 रुपए आवेदन पर, 30 रुपए आवंटन पर, 20 रुपए प्रथम मांग पर और शेष 30 रुपए द्वितीय व अंतिम मांग पर। कंपनी को 10,000 अंशों के लिए ही आवेदन प्राप्त हुए और उनका आवंटन किया गया। सुप्रिया द्वारा 300 अंशों पर देय दोनों मांगों को छोड़कर सभी देय राशि प्राप्त हो गई। यानी सुप्रिया नाम की एक अंशधारक थी जिसने उसके पास 300 अंश थे, उससे दो मांगे यानी 20 रुपए की प्रथम और 30 रुपए की द्वितीय मांग मांगी गई जो कि उसने नहीं दी। इनको छोड़कर बाकी सारी राशि हमें प्राप्त हो गई। इस अंश का हरण कर लिया गया।
तो बच्चों आइए अब इसके हल को देखते हैं और इन प्रविष्टियों को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों 10,000 अंशों पर 20 रुपए की आवेदन राशि प्राप्त हुई। तो ये सरल प्रविष्टियां मैं जल्दी जल्दी आपको आगे लेकर चलता हूं। हम अपनी मुख्य प्रविष्टि पर इसे विस्तार में चर्चा करेंगे। 10,000 अंशों पर 20 रुपए की राशि प्राप्त हुई आवेदन पर, बैंक खाते में 2 लाख रुपए आ गए। ये 2 लाख रुपए हमने अंश पूंजी में हस्तांतरित कर दिए। हमने आवंटन पर 30 रुपए मांगे, 10,000 पर 30 रुपए यानी 3 लाख रुपए आ गए। हमने उसको भी आगे जाकर अंश पूंजी खाते में पहले दे किया, फिर हमने बैंक खाते से उसको दिखा दिया। अब आपको ध्यान देना है, कंपनी ने प्रथम मांग की 20 रुपए की प्रथम मांग थी। 10,000 गुणा 20, 2 लाख रुपए कंपनी ने मांगे। लेकिन जब पैसे मिलने की बारी आई तो सुप्रिया के पास 300 अंश थे। उन 300 अंशों पर 20 रुपए यानी 6,000 रुपए उसने नहीं दिए, तो हमारे बैंक खाते में आ गए 6,000 रुपए के घटाने के बाद 1,94,000 रुपए। इसी प्रकार जब द्वितीय मांग की गई 30 रुपए की, 10,000 अंशों पर 3 लाख रुपए हमने मांगे। फिर से सुप्रिया के 300 अंशों पर 30 रुपए यानी कि 9,000 रुपए नहीं मिले, तो हमारे बैंक खाते में आ गए 2,91,000 रुपए। इसके पश्चात बच्चों उसके अंशों का हरण किया गया है। तो अब हरण की जो प्रविष्टि हमने पीछे सीखी थी उसे हम इस उदाहरण में देखते हैं। सबसे पहले आप यहां पर अंश पूंजी खाता दिखाएंगे। यहां पर 300 अंश थे सुप्रिया के, जिन पर कुल 100 रुपए मांग लिए गए थे। तो 300 गुणा 100 रुपए यानी 30,000 रुपए अंश पूंजी खाते को हमने डेबिट किया। अब जो राशि वो दे चुकी थी उसे हम अंश हरण खाते में दिखाएंगे। उसने आवेदन और आवंटन की राशि दे दी थी, 20 रुपए और 30 रुपए उसने दे दिए थे। 50 रुपए गुणा उसके 300 अंश, तो 300 गुणा 50 बच्चों ये 15,000 रुपए अंश हरण खाते में यहां पर आ गए। अब जो जो राशियां उसने नहीं दी उसे एक एक करके हम किस्तों के नाम से दिखाएंगे। उसने 20 रुपए की प्रथम मांग की राशि नहीं दी, तो यहां आ गया अंश प्रथम मांग खाता, जो कि 300 गुणा 20 रुपए यानी 6,000 रुपए वहां आ गए। इसी प्रकार 300 अंशों पर 30 रुपए का द्वितीय मांग ना देने की वजह से अंश द्वितीय मांग खाते के नाम से हमने 9,000 रुपए यहां दिखा दिए। तो बच्चों ये आपकी अंश हरण की प्रविष्टियां थी। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और एक आखिरी लेकिन बहुत ही अच्छे, विस्तृत व महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ इस अध्याय का समापन करते हैं। इस प्रश्न में हम हरण की प्रविष्टियों को तो देखेंगे ही, साथ में हम यह भी देखेंगे कि कई बार कंपनी जब अंशों का हरण करती है, उन्हें छीनती है, जब्त करती है, तो उसके कुछ समय पश्चात वह उन अंशों को किसी अन्य व्यक्ति को पुनः जारी कर देती है, जिसे हम री इशू के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये बहुत साधारण सी बात है कि कंपनी अपने पास उन अंशों को रखकर क्या करेगी। यदि उसने पहले किसी व्यक्ति को दिए, उस व्यक्ति ने उन्हें पूरे पैसे नहीं दिए, कंपनी ने उसके जो पैसे आए उसे जब्त कर लिए, तो कंपनी उन अंशों को जनता को जारी कर देती है। इसे हम पुनः निर्गमन या रीइशू की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को बच्चों, इसके हल में आप एक एक प्रविष्टि को अच्छे से देखें, जिसके जरिए आपके इस पूरे अध्याय का पुनर्अभ्यास हो सके। बच्चों इस प्रश्न में हाईलाइट इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी है, जिसने 100 रुपए के 30,000 अंश जारी किए हैं 20 रुपए के अधिमूल्य पर, यानी 100 रुपए के अंशों को उसने 120 रुपए में जारी किया है। इस 120 रुपए की राशि को कंपनी ने 40 रुपए आवेदन पर, जिसमें से 10 रुपए अधिमूल्य के भी हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है, ये जो 40 रुपए कंपनी ने मांगे हैं, इन 40 रुपयों में से 10 रुपए अधिमूल्य के हैं, तो 30 रुपए की राशि अंश पूंजी की है।
आवंटन के 30 रुपए में से 10 रुपए अधिमूल्य के हैं, फिर 30 रुपए प्रथम मांग और 20 रुपए द्वितीय व अंतिम मांग पर मांगे गए। कंपनी ने 30,000 अंश जारी किए थे, उसे 40,000 अंशों के आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से उसने 35,000 अंश के आवेदकों को अनुपातिक आवंटन यानी प्रोराटा अलॉटमेंट किया, अर्थात बाकी के 5,000 आवेदकों को उसने वापस कर दिया, उनकी राशि लौटा दी। रोहन नाम का एक शख्स जिसके पास 600 अंश थे, उसने आवंटन राशि का भुगतान नहीं की, वो असफल रहा उसमें, और उसके अंशों को आवंटन के पश्चात हरण कर लिया गया। अमन नाम का एक व्यक्ति जिसके पास 1050 अंश के आवेदन थे, अमन ने 1050 अंशों के लिए आवेदन किए थे, उसने प्रथम मांग की राशि का भुगतान नहीं किया, उसके अंशों का प्रथम मांग के पश्चात हरण किया गया है। बच्चों, ये बड़ा प्रश्न है, आप इसकी बारीकियों को, इसकी सभी सूचनाओं को विस्तार में एक एक करके देखेंगे और याद करेंगे। जब हम हल करेंगे तो हम वापस इन सूचनाओं पर भी आएंगे, ताकि आप एक एक सूचना का हल के साथ समायोजन कर सकें। द्वितीय और अंतिम मांग जब मांगी गई तो उस पर सभी राशि प्राप्त हुई है। कंपनी ने जितने भी अंश हरित किए, उन हरण किए गए अंशों में से 1000 अंशों को 80 रुपए प्रति अंश के रूप में पुनः निर्गमित कर दिया गया, जिसमें अमन के सारे अंश शामिल हैं। तो इस प्रकार हमें हाईलाइट लिमिटेड की पुस्तकों में प्रविष्टियां करके दिखानी है। तो बच्चों, चलिए अब इसके हल को सीधा देखते हैं और प्रविष्टियों को समझने की कोशिश करते हैं। 40,000 अंशों के लिए कंपनी को आवेदन प्राप्त हुए हैं, 40 रुपए आवेदन की राशि थी, तो 40,000 गुणा 40 यानी 16 लाख रुपए कंपनी को आवेदन पर प्राप्त हुए। अब बच्चों, इस आवेदन की राशि का हमें क्या करना है, इसको हस्तांतरित करना है। ध्यान से एक एक करके हम इसको हस्तांतरित करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों हम ये ध्यान रखेंगे कि कंपनी ने 5,000 आवेदनों को तो पूर्ण रूप से अस्वीकार करके रद्द कर दिया, तो उन 5,000 की आवेदन राशि वापस करनी है। तो 5,000 गुणा 40 यानी 2 लाख रुपए कंपनी ने यहां पर, जिसे हम यहां भी दिखा सकते हैं, ये बैंक खाते से वापस किए। 16 लाख में से 2 लाख तो हमने वापस कर दिए। अब जो 14 लाख रुपए के आवेदन की राशि हमारे पास यहां बची है, इसमें से बच्चों अंश पूंजी खाते में कितनी राशि जाएगी? 30,000 अंश, 30 रुपए उनकी मूल राशि थी, क्योंकि आवेदन पर जो 40 रुपए मांगे गए उसमें 10 प्रीमियम के थे, बचे 30। तो 30 रुपए गुणा 30,000 यानी 9 लाख रुपए अंश पूंजी खाते में। इसके पश्चात 10 रुपए की प्रीमियम की राशि, 30,000 गुणा 10 यानी 3 लाख रुपए प्रीमियम पे गए। जो बाकी बच गया वो कंपनी आगे यूज करेगी, उसका उपयोग करेगी, तो उसे हम अंश आवंटन खाते में डाल देंगे, क्योंकि हमने लोगों को अनुपातिक शेयर या अंश आवंटित किए हैं, सबको पूरे शेयर नहीं मिले हैं, तो उनकी अतिरिक्त राशि अब आगे इस्तेमाल की जाएगी। इसके पश्चात कंपनी ने आवंटन की राशि को मांगा। 30,000 अंशों पर कंपनी ने 30 रुपए की आवंटन की राशि मांगी है, तो उसके हिसाब से 9 लाख रुपए आवंटन के बनते हैं, लेकिन उसमें 10 रुपए प्रीमियम के हैं, तो 10 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए हमने प्रीमियम में दिखा दिए। 9 लाख कुल हमने मांगे। बच्चों, 9 लाख में से 2 लाख रुपए आप देखेंगे यहां पर हम पहले ही आवंटन में दिखा चुके हैं, यानी हमें 7 लाख रुपए और चाहिए। अब इन 7 लाख रुपयों में से भी एक अंशधारक ने हमें आवंटन की राशि नहीं दी, तो हमें अब उसकी गणना करनी है कि हमें आवंटन पर कितनी राशि प्राप्त होगी। एक बार हम प्रश्न को वापस देखते हैं कि किस अंशधारक ने हमें राशि नहीं दी। रोहन नाम का अंशधारक जिसे 600 अंश प्राप्त हुए थे, ध्यान रखेंगे इसको 600 अंश प्राप्त हुए थे। तो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि क्योंकि इसको 600 अंश प्राप्त हुए थे, किंतु इसने आवेदन तो ज्यादा किए होंगे, तो रोहन ने कितने अंश आवेदित किए थे? 600 अंश यदि उसे मिले हैं, कंपनी ने अंशों का आवंटन 35-30 के अनुपात में किया, यानी 35,000 आवेदकों को 30,000 अंश दिए। तो इस हिसाब से यदि हम 35 और 30 का एक अनुपात बनाते हैं, तो इसका अर्थ यह निकल के आता है कि रोहन ने 700 अंशों के लिए आवेदन दिया होगा।
700 अंशों के आवेदन को करते वक्त उसने 40 रुपए का भुगतान किया होगा, तो यानी कि उसने 28,000 रुपए की राशि दी होगी। किंतु उसको अंश मिले 600। इन 600 अंशों पर 40 रुपए यानी कि 24,000 रुपए उसके हमने आवेदन पर उपयोग कर लिए। अब इसकी जो ये 4,000 रुपए की अतिरिक्त राशि है, ये हम आवंटन पर उपयोग करेंगे। आवंटन पर रोहन से उसके 600 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से 18,000 रुपए मांगे गए। 18,000 में से 4,000 रुपए तो रोहन ने पहले ही एडवांस में दे रखा है, यानी हमें उससे 4,000 रुपए घटाने के बाद 14,000 रुपए और चाहिए थे, जो कि उसने नहीं दिए। तो इसका अर्थ यह निकलता है कि रोहन से हमें 14,000 रुपए नहीं मिले। कुल हमें 7 लाख रुपए चाहिए थे आवंटन पर, जिसमें से 14,000 नहीं मिले, तो हमारे आवंटन पर बैंक खाते के नाम से 6,86,000 रुपए, 7 लाख में से 14,000 रुपए रोहन की राशि घटाने के बाद 6,86,000 रुपए की राशि हमें प्राप्त हुई। इसके पश्चात उसके खातों का यानी उसके अंशों का हरण किया गया। तो उसके 600 अंश गुणा हमने उससे क्या क्या राशि मांगी थी, हमने उससे 30 रुपए आवेदन के प्रीमियम को छोड़कर और 20 रुपए आवंटन के, यानी कुल 50 रुपए हमने उससे मांग लिए थे। तो 600 अंशों पर 50 रुपए यानी 30,000 रुपए अंश पूंजी खाते में आ जाएंगे। इसमें से उसने क्या क्या दे दिया बच्चों, उसने एक ही बार 40 रुपए दिए थे, जिसका कुल आया था 28,000 रुपए। तो वो 28,000 रुपए जो उसने दिए थे बच्चों, वो 28,000 रुपए हमें हरित करने हैं, लेकिन उस 28,000 रुपए में से 10 रुपए तो बच्चों प्रीमियम के थे जो कि आवेदन पर थे। 600 अंशों पर 10 रुपए प्रीमियम के वो दे चुका है। तो ये 6,000 रुपए छोड़कर बाकी के 22,000 रुपए हम उसकी पूंजी के मानते हैं, और उस 22,000 को हमने हरित कर लिया। तो हमारी हरण खाते में 22,000 रुपए की राशि आ गई। उसने आवंटन के 14,000 रुपए नहीं दिए, तो बच्चों कुल 22 और 14 36,000 रुपए यहां पर आ गए। अब जो 6,000 रुपए अतिरिक्त डेबिट हमें करना है, वो इसलिए करना है क्योंकि उसने प्रीमियम की राशि जो हमने उससे आवंटन के वक्त इस राशि में मांगी होगी, वो उसने नहीं दिए। तो अब हमें इस खाते को बंद करने के लिए उसे 6,000 रुपए से डेबिट करना होगा। यह 6,000 रुपए की राशि यहां पर आएगी, जिससे कि हमारा डेबिट भी 36,000 रुपए का हो जाए और क्रेडिट भी 36,000 रुपए का हो जाए। इसके पश्चात हम प्रथम मांग पर चलते हैं। बच्चों, प्रथम मांग पर अब हमने कुल 8,82,000 रुपए मांगे हैं, क्योंकि अब हमारे पास अंश बचे हैं 29,400। 29,400 अंशों पर प्रथम मांग की राशि हम मांगेंगे, तो कुल राशि 8,82,000 रुपए की आ जाएगी। अब ये 8,82,000 रुपए की राशि, अब देखते हैं कि इसमें से कितनी हमें प्राप्त होगी। तो बच्चों, अगली प्रविष्टि में हम देखेंगे कि बैंक के नाम पे हमारे पास 8,55,000 रुपए आए। क्यों आए? क्योंकि इस बार अमन नाम का एक व्यक्ति था जिसने 1,050 अंशों का आवेदन किया था। हमें ध्यान रखना है कि ये 1,050 उसकी आवेदन की संख्या है। उसको आवंटन हुआ है 30-35 के अनुपात में, यानी हर 35 आवेदन पर 30 आवंटन हुए हैं। तो इससे हम निकालेंगे कि उसको कितने अंशों की प्राप्ति हुई। तो बच्चों, उसे कुल 900 अंशों की प्राप्ति हुई। उसने अपने 900 अंशों पर हमें प्रथम मांग की राशि नहीं दी। प्रथम मांग 30 रुपए की थी। 900 अंशों पर 30 रुपए यानी कि 27,000 रुपए हमें प्राप्त नहीं हुए। हमने 8,82,000 रुपए मांगे थे, जिसमें से 27,000 रुपए नहीं मिले, तो हमें कुल प्राप्त हुए 8,55,000 रुपए, जो कि बैंक खाते में हमने डाल दिए। इसके तुरंत पश्चात उसके अंशों का हरण किया गया है। तो बच्चों, उसके पास अंश है 900। अभी तक उससे हम क्या क्या मांग चुके हैं? 30 रुपए प्रथम मांग, उससे पहले 20 रुपए आवंटन, उससे पहले 30 रुपए आवेदन। 30, 20 और 30 यानी कि 80 रुपए उससे हमने मांगे हैं। तो 900 अंशों पर 80 रुपए यानी 72,000 रुपए अंश पूंजी खाते में आ गए। इसमें से क्या क्या उसने दे दिया? उसने 30 रुपए का आवेदन और 20 रुपए का आवंटन दे दिया। प्रथम मांग वो नहीं दे पाया। तो 900 अंशों पर कुल 50 रुपए वो दे चुका है। तो इसलिए
50 से गुणा करके 45,000 रुपये जो उसने दिए वो हमने जब्त कर लिए, जो कि अंश हरण खाते में चले गए। और बाकी जो नहीं दिया वो प्रथम मांग की राशि थी, उसको हमने प्रथम मांग के नाम से 27,000 रुपये वहां दिखा दिए। बच्चों, इसके पश्चात कंपनी ने बाकी के बचे हुए अंशों पर द्वितीय व अंतिम मांग की है। तो इन अंशों पर उसने कंपनी ने कुल अब कितने अंश बचे कंपनी के पास? 28,500, क्योंकि 900 अंश अमन के और 600 अंश रोहन के, 1500 अंश छीनने के बाद 30,000 में से 28,500 अंश पर हमने यह मांग की राशि मांगी, जो कि हमें पूर्णतः प्राप्त हो गई। इसके पश्चात कंपनी ने उन हरित अंशों में से 1,000 अंश, 1500 में से 1,000 अंश कंपनी ने पुनः निर्गमित किए 80 रुपए पर। 1,000 अंशों पर कंपनी ने 80 रुपए लिए, तो 80,000 रुपए कंपनी को प्राप्त हो गए। अंशों का मूल्य 100 रुपए है, तो 20 रुपए का कंपनी ने बट्टा यानी डिस्काउंट दिया। वो डिस्काउंट की राशि हरित राशि में से हम एडजस्ट या समायोजित कर सकते हैं। हरित राशि हमारे लिए एक तरह का अतिरिक्त लाभ है, पुनर्निर्गमन पर एक तरह का यह हानि हुआ, इस हानि को उस लाभ से हम समायोजित कर सकते हैं। तो इसलिए जो 20,000 रुपए का नुकसान है वो हमने अंश हरण खाते के नाम से दिखाया, और कुल अंश पूंजी 1,000 शेयर 100 रुपए के नाम से इसमें आ गई। बच्चों, इसके पश्चात अंश हरण खाते में जितनी राशि हमारे पास थी उसमें से एक उपयुक्त राशि को निकाल के, जिसका अब कोई उपयोग नहीं बचा, उसे कंपनी द्वारा आरक्षित किया जाएगा पूंजी आरक्षित खाते के अंदर। तो इसलिए कंपनी के पास जो हरण की राशि बची थी उसमें से उन अंशों की राशि जो अब पुनर्निर्गमित हो चुका है, उनके हरण की राशि का कोई उपयोग नहीं, तो उसे कंपनी ने निकालकर पूंजी आरक्षित खाते में डाल दिया। इस प्रकार इस प्रश्न में हमने जितनी भी परिस्थितियां थी, चाहे वो अधिलाभ की हो, चाहे वो अधिमांग की यानी आवेदनों के अधिक आने की हो, या हरण या पुनः निर्गमन की हो, इनसे जुड़ी हुई प्रविष्टियों को वापस देखा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न व यह अध्याय समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।